नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो टीजीटी पीजीटी इतिहास के एक नए प्रश्न पेपर में, और ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि आए हुए हैं, आगे आने की संभावनाएं प्रबल हैं। पहला प्रश्न, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है लंघनाज, वीरभानपुर, आदमगढ़, चौपानी, मांडव। तो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आपका आदमगढ़। देख लीजिए, 1964 में एक फैक्ट है, 1964 में आरवी जोशी ने होशंगाबाद जिले मध्य प्रदेश में स्थित आदमगढ़ शिलाश्रय से लगभग 25,000 लघु पाषाणोपकरण प्राप्त किया था। सेकंड क्वेश्चन, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण। तो जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है आपका शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध का उल्लेख है। पुरुष मेध में पुरुष को बलि प्रदान की जाती थी। इसमें ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग के लोग होते थे। पुरुष मेध में पुरुष का वही महत्व है जो अश्वमेध में अश्व का होता है। पुरुष मेध में 11 तथा 25 यूप बनाए जाते थे। क्वेश्चन थर्ड, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो नहीं पे विशेष ध्यान रखेंगे। सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। तो जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं था वह स्तूप है आपका सांची, जबकि सारनाथ, बोधगया और कुशीनारा ये किसी न किसी घटना से संबद्ध है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं, सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया जिसे बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बोधगया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और कुशीनारा में देह का त्याग किया। कब किया? 483 ईसा पूर्व, 80 वर्ष की आयु में। और जबकि सांची की पहाड़ी में जो सांची का स्तूप है, यहाँ 3 स्तूपों का निर्माण हुआ था। एक विशाल तथा 2 छोटे छोटे स्तूप हैं। और महास्तूप में भगवान बुद्ध के द्वितीय में अशोककालीन धर्म प्रचारकों के, तथा तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र तथा महामोदगलायन के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। क्वेश्चन 4, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। तो प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है, वे हैं आपके जैनों के। प्रभासगिरी है कहाँ मित्रों? ये आपका प्रभासगिरी है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। और कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6ठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? पद्म प्रभु। क्वेश्चन 5, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली हैं सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवीपाटन। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? आपकी कौशाम्बी। विस्तार से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में यमुना तट पर अवस्थित कौशाम्बी बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मावलंबियों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा नीचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना की। इसे आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार यह 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान है। यहाँ पद्म प्रभु का मंदिर भी है। यहाँ 10 से अधिक बौद्ध विहार थे जो अब जीर्णावस्था में हैं। क्वेश्चन 6, वह स्थान जहाँ प्राक
अशोक ब्राह्मी का पता चला है? नागार्जुनी कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी, मास्की। तो वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी का पता चला है वह स्थान है आपका अनुराधापुर। और यह अनुराधापुर है कहाँ मित्रों? यह है आपका श्रीलंका में। कुछ और स्थानों से भी लिपि का, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, जैसे पिपरहवा, शोहगौरा और महास्थान। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज, कुलोत्तुंग। तो चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह था आपका राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का क्या काल था? देख लीजिए, 1012 ईस्वी से 1044 ईस्वी। और इसके बंगाल विजय की सूचना किस अभिलेख में वर्णित है? तो तिरुवाल गांडू अभिलेख में वर्णित है। अभियान का उद्देश्य क्या था? गंगा नदी का पवित्र जल लाना था और इसी ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया। इस सफलता पर उसने कौन सी उपाधि धारण की? गंगैकोंड की उपाधि धारण की और एक नई राजधानी की स्थापना की। नाम क्या था? गंगैकोंडचोलपुरम। कहाँ पर? तिरुचिरापल्ली जिले में। क्वेश्चन 8, जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं, अकबर। तो जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह है सिकंदर लोदी। गुरु नानक का काल क्या था? देख लीजिए, भक्ति आंदोलन के प्रमुख, 1469 से 1538 ईस्वी। जन्म कब कहाँ हुआ था? पंजाब के गुजरांवाला जिले तलवंडी ननकाना नामक गांव में हुआ था। और इन्होंने कब सिख धर्म की स्थापना की? सिकंदर लोदी के शासनकाल में 1489 से 1517 में सिख धर्म की स्थापना की। क्वेश्चन 9, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। गेहूं की, जौ, चना या मक्का। तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक जिसकी खेती नहीं करता था वह है आपका मक्का। मक्का बहुत बाद में आया मित्रों। गेहूं, चना और जौ की खेती करता था। क्वेश्चन 10, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे वह है आपका फिरोज तुगलक। और किसने लिखा था? और किसी ने नहीं लिखा था सल्तनत काल में, एकमात्र सुल्तान आपका फिरोज तुगलक ही था। आत्मकथा का क्या नाम था? फुतुहाते फिरोज शाही। मुगल काल में 2 लोगों ने लिखा था, बाबर, जहांगीर ने। बाबर की तुजुक ए बाबरी और जहांगीर की तुजुक ए जहांगीरी। क्वेश्चन 11, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था? रुपया, दाम, टंका, शमसी। तो मुगल शासन में तांबे का सिक्का आपका कहलाता था दाम। और ये किसका था? चांदी या सोने का? तो चांदी का सिक्का था। अकबर के समय में निस्की आधा दाम, दामड़ चौथाई दाम और दमड़ी 8वां दाम नाम के सिक्के प्रचलित थे। व्यवहारिक सोने के सिक्कों को मुहर के नाम से पुकारते थे। अकबर कालीन मुहर तौल में 170 ग्रेन और मूल्य में 9 रुपये के बराबर समझा जाता था। तांबे का दाम 380 ग्रेन का होता था जो कि चांदी के रुपये का 40वां भाग होता था।
चांदी के रुपये एवं तांबे के दाम का विनिमय अनुपात 1:64 था। क्वेश्चन 12, निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? अहिल्याबाई, मुक्ताबाई, ताराबाई, रुक्मणीबाई। तो मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह थी आपकी ताराबाई। किसकी पत्नी थी मित्रों? याद कीजिए, राजा राम की पत्नी। अपने पहले पुत्र करण की मृत्यु के बाद अपने छोटे पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया, उसकी संरक्षिका बनी और औरंगजेब के विरुद्ध मराठों के संघर्ष को कायम रखा। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मुंडा, बिरसा, संथाल, कान्हू, अहोम, गोमधर कुंवर, नायक, ताना भगत। तो जो युग्म सुमेलित नहीं है वो है आपका नायक, ताना भगत। तो सही देख लीजिए वर्ष के साथ। मुंडा 1800 से 1900, बिरसा मुंडा, संथाल 1855, सिद्धू कानू, अहोम, गोमधर कुंवर आसाम के साइड। ताना भगत आंदोलन प्रथम महायुद्ध के उपरांत छोटा नागपुर पठार में हुआ। यह एक प्रकार का सांस्कृतिकरण आंदोलन था जिसको जतरा भगत, बलराम भगत एवं देवमनिया भगत ने नेतृत्व प्रदान किया। क्वेश्चन 14, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मेलकॉम, मेटकॉफ, मुनरो, एल्फिंस्टन। तो मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से जो संबंधित रहा था वो है आपका मुनरो। और यह सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो देख लीजिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा सर्वप्रथम तमिलनाडु में लागू किया गया था। धीरे धीरे महाराष्ट्र, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में लागू किया गया। इसमें क्या था? रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे और ये प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। 15, वह कौन क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? अवध, बिहार, बंगाल, आंध्र। तो वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया, अवध का क्षेत्र। 13 वर्ष की आयु में बाबा रामचंद्र ने घर बार छोड़ के निकले थे और इनका जन्म महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे और फिजी चले गए। बाद में वहाँ मेहनत मजदूरी की। वहाँ से 1909 में लौटे तो फैजाबाद चले आए। 1920 के मध्य वे एक किसान नेता के रूप में उभरे। अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। क्वेश्चन 16, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? सर जॉन शोर, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड एलन बैरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह थे आपके लॉर्ड एलन बैरो। कब समाप्ति हुई थी दास प्रथा की? देखिए 1833 में अंग्रेजी साम्राज्य ने दासता समाप्त कर दी। कौन सी धारा के या अधिनियम जोड़ दी गई? 1833 के चार्टर अधिनियम में, जिसमें दासता को शीघ्र समाप्त करने को कहा। लेकिन अंत में 1843 में लॉर्ड एलन बैरो के कार्यकाल में इसको अवैध घोषित कर दिया गया और मालिकों को कोई प्रतिकर दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए।
क्वेश्चन 17, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, पटना। तो वह जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ, लखनऊ। क्यों हुआ था? तो देख लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु। कब हुआ था? 1936 में। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद अध्यक्ष बने और महासचिव NG रंगा। पहले अधिवेशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया। अन्य लोग जिन्होंने भाग लिया, राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, इंदुलाल याज्ञिक, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, कमल सरकार, अन्य लोग। क्वेश्चन 18, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुई और किस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया? भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1926 में ली कमीशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। मित्रों कमेंट करके बताइएगा 1926 है कि 16 है। और इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा संसदीय प्रणाली का रास्ता खुला, भारतीयों को काउंसिल में अधिक स्थान मिला। और दूसरी ओर चुनाव पद्धति एवं गैर सदस्यों की संख्या में वृद्धि ने असंतोष पैदा किया। दूसरा, काउंसिल एक्ट 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः इस अधिनियम का उद्देश्य कांग्रेस के उदारवादी दल के नेताओं एवं मुसलमानों को पटाना तथा उग्र राष्ट्रवादी तत्वों का दमन करना था। और जो तीसरा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लोथिया रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया। और 1935 का अधिनियम काफ़ी जटिल, लंबा था। लागू कब किया गया? 3 जुलाई 1936 को। पूर्ण रूप से चुनावों के बाद 1937 अप्रैल 1937 में यह लागू हुआ। क्वेश्चन 19, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय। तो वह जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की वो थे आपके रास बिहारी बोस। कहाँ पे इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की? आपके बैंकॉक में। विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को मिलाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को बाद में सौंप दिया गया। क्वेश्चन 20, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की? पी मित्रा, वारेंद्र घोष, वी.डी. सावरकर, नरेंद्र गोसाई। तो आसान सा प्रश्न है, जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की? वारेंद्र घोष। कब की? देख लीजिए, श्री पी मित्रा, वारेंद्र घोष और भूपेन्द्र दत्त के सहयोग से 1902 में कहाँ पे? मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया गया। अनुशीलन समिति बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था थी। पहली क्रांतिकारी संस्था कहाँ की? बंगाल की। बंगाल में पी मित्रा ने एक गुप्त क्रांतिकारी सभा अनुशीलन समिति का गठन किया। कई समान विचार वाले शिक्षित युवाजन इनसे आ मिले जो तथाकथित आतंकवाद के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे।
क्वेश्चन 21, निम्नांकित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की, महेंद्र प्रताप। और कहाँ पे किया, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप का वास्तविक नाम खड़ग सिंह था। हाथरस के राजा हरिनारायण ने उन्हें गोद लेने के बाद उनका नाम राजा महेंद्र प्रताप रख दिया। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, परंतु युद्ध में जर्मनी की पराजय होने से यह सरकार भंग कर दी गई। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में प्रस्तुत करना है। लखनऊ समझौता, गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी। तो देख लीजिए, पहले लखनऊ समझौता, दूसरे पे गांधी इरविन, तीसरा पूना और चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी। सही उत्तर बी। कैसे? लखनऊ समझौता 1916 कांग्रेस और लीग के बीच हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, पूना समझौता 25 सितंबर 1932, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी 1933। क्वेश्चन 23, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बरकतुल्ला। तो जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया वह थे आपके लाला हरदयाल। कब स्थापना की गदर पार्टी की? तो देख लीजिए, 1 नवंबर 1913 को। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में? सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर दल का गठन किया। इनकी सहायता किसने की? रामचंद्र बरकतुल्ला ने। एक पत्रिका भी चलाई, नाम गदर, जो सन 1857 के गदर की स्मृति में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन 24, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? अरुणा आशफ अली, शाहनवाज, राशिद अली, रास बिहारी बोस। आजाद हिंद फौज के जिस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया वह है आपके राशिद अली। और आजाद हिंद फौज के सैनिक राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास दंड दिया गया। और आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमे की सुनवाई कहाँ हुई? लाल किले में। बचाव पक्ष में कौन था? भूला भाई देसाई ने बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व किया। उनके सहयोगी सप्रू, काटजू, आसफ अली। कार्रवाई के पहले दिन नेहरू भी वकीलों की पोशाक पहनकर अदालत में मौजूद थे। क्वेश्चन 25, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है? आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। तो 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह झांसी के नरेश गंगाधर राव के साथ हुआ और 1852 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने एक बालक को गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव था। और वीर गति 17 जून 1858। क्वेश्चन 26, वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया? 25 अप्रैल,
1920, 5 फरवरी 1922, 14 जुलाई 1942, 23 मार्च 1943। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया आपके 23 मार्च 1943। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। उन्होंने कहा पाकिस्तान ही मुसलमानों का राष्ट्रीय उद्देश्य है। तो ये अंतिम प्रश्न था मित्रों। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।